इन 6 के बारे में थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा विस्तार से नहीं जाएंगे, बस एक ओवरव्यू लेंगे। और आपके एग्जाम के लिए उतना ही जरूरी है, क्योंकि अगर इन 6 में से कोई भी आया तो 20 शब्द से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे। 20 शब्द तो 2 लाइनों में हो जाता है। 2 लाइन का अगर आप सवाल 2 लाइन अगर 3 लाइन लिखेंगे तो 20 शब्द हो। आपके पास समय भी नहीं है और शब्द भी नहीं है। तो जैसा कि मैंने बताया आपको, रेड बायोटेक्नोलॉजी, रेड बायोटेक्नोलॉजी चिकित्सा के क्षेत्र में जो भी प्रयोग होंगे उसको रेड बायोटेक्नोलॉजी के तहत रखा जाएगा। और वही व्हाइट बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है, जो भी औद्योगिक क्षेत्र में जो भी नए खोज होंगी, जो भी नए चीज़ें जुड़ेंगी, जो भी नया आएगा, वो सब औद्योगिक क्षेत्र व्हाइट बायोटेक्नोलॉजी के कहा जाएगा। ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी, ग्रीन तो जैसे शब्द से ही लग रहा है ग्रीन, तो ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी कृषि क्षेत्र से रिलेटेड जो भी है, कृषि क्षेत्र, जैसे आप बीटी बैगन, कपास का नया किस्म आया, तो बायोटेक्नोलॉजी जैव प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करके कृषि क्षेत्र को कैसे ही और सर्वसुलभ, सर्वग्राह्य और उसमें और उपजाऊ उसकी बढ़ाया जाए, कीटनाशक का प्रयोग कैसे कम किया जाए और उस पौधों को इतना मजबूत और उपजाऊ बनाया जा सके। जैसे विटामिन ए की कमी किसी फसल में है तो उसको प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करके उसका इस तरह से विकास किया जाए ताकि उसमें विटामिन ए की उपलब्धता बढ़ जाए। गन्ने की फसल से चीनी का उत्पादन ज़्यादा हो सके, गेहूं का मैक्सिमम उत्पादन हो सके, पौधे की साइज छोटे रहे, धान का मैक्सिमम खेती हो सके। तो अलग अलग जो भी प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल होगा उसको ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी कहा जाएगा। वैसे ही एक येलो बायोटेक्नोलॉजी, येलो बायोटेक्नोलॉजी के अंदर सूक्ष्म जीवों और कीटों के प्रयोग से कैसे मानव के उपयोग के लिए चीज़ों का विकास करना। जैसे मानव, देखिए टेक्नोलॉजी में मेन केंद्र क्या है, किसी भी तकनीक का मेन केंद्र तो मुख्य रूप से जो केंद्र है वो मानव ही है। मानव के विकास के लिए, मानव के जीवन को सरल बनाने के लिए किसी भी विषय का, किसी विज्ञान का या किसी सिद्धांत का एक इम्प्लीमेंट जब फॉर्म है वही तकनीक है। तो जैसे ऐसे ही उदाहरण तो बहुत अजीब है, आपको ये ना रखिएगा कि मैं बियर बनाने के लिए कह रहा हूँ। मतलब बियर, जैसे सूक्ष्म जीवों का उपयोग बियर बनाने या फिर कोई भी बियर बनाने वाले कंपनियों में किया जाता है, उससे उसका फर्मेंटेशन करके बियर का इस्तेमाल होता है। तो ये भी एक तक, अब मनुष्य ने दारू भी बनाया तो अपने लिए ही तो बनाया था, अपने इस्तेमाल के लिए बनाया था। तो इस तरह के चीज़ों का उपयोग करके उसको येलो बायोटेक्नोलॉजी के तहत रखा जा सकता है। जैसे ग्रे बायोटेक्नोलॉजी क्या है, अब ग्रे सुन लिया तो पता नहीं क्या हो सकता है, ये नाम से तो लग गया कि ये ग्रीन था तो कृषि से है। ग्रे बायोटेक्नोलॉजी जैव विविधता एवं प्रदूषकों के निम्नीकरण से संबंधित जो भी चीजें हैं। जैव विविधता तो आज इस समय सबसे हॉट टॉपिक भी है। तो इस प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करके इन चीजों को कैसे व्यवस्थित और सुसंगठित किया जाए। जैसे जैव विविधता तो हर जगह है, जंगलों में, आपके यहाँ भी, बाकी शहरों में हमने इतना नुकसान पहुंचा दिया है कि जैव विविधता को तो मुझे लगता है कि धरती पे सबसे ज़्यादा कोई जीव अगर नुकसान पहुंचा रहा है तो मनुष्य ही है, और कोई जीव तो हमारे पर्यावरण को कोई नुकसान पहुंचाता नहीं। तो उसको कैसे निम्नीकरण किया जाएगा, उससे संबंधित जो भी प्रौद्योगिकी होगी उसको ग्रे बायोटेक्नोलॉजी कहा जाएगा। और लास्ट जो है इसमें ब्लू बायोटेक्नोलॉजी। ब्लू से संबंध समुद्र से, नदियों से, पानी से। समुद्र एवं जलीय क्षेत्र में जो भी कार्य हो रहे हैं उनको संरक्षित करने के, उसके उपयोग के लिए जो भी कार्य हो रहे हैं उसको ब्लू बायोटेक्नोलॉजी के तहत रखा जाएगा। तो ये जो मैंने आपको अभी बताया, ये जो 6 पॉइंट बताए मैंने आपको जैव प्रौद्योगिकी के बारे में, तो ये एक आपका क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में भी इसको आप देख सकते हैं। ये जो एक एक पॉइंट है ये छोटे छोटे सब प्रश्नों के रूप में आपके सामने एग्जाम में दिख सकते हैं। येलो बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है, बस आपको बता देना है कि जैव प्रौद्योगिकी का एक भाग है
जिसके तहत सूक्ष्म जीवों और कीटों के संबंधित जो भी प्रयोग हो रहे हैं, जो भी प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल हो रहा है, उसको कैसे उसका अध्ययन किया जाता है। तो बस हो गया 20 शब्द का। तो इसमें ज़्यादा परेशान होने की नहीं, इतना सारा नाम आ गया क्या है, ये बहुत ही सरल और सिंपल है। आपको एक बार इसके गो थ्रू हो जाना है और आपको याद हो जाएगा। और जैव प्रौद्योगिकी के में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम आज आपको आगे पढ़ाएंगे। आपको बस एक ओवरव्यू बता देते हैं कि हम आप 10-12 जो टॉपिक है वो जैव प्रौद्योगिकी के तहत एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उनको पढ़ाया जाएगा। जैसे सबसे पहले तो मैंने आपको बता ही दिया जैव प्रौद्योगिकी और उनकी शाखाएं क्या है। अब उसमें एक अगला टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगा पात्र निषेचन। IVF आप काफ़ी चर्चा में रहता है आजकल। हम जो भी दंपति संतान उत्पन्न करने में समस्या होती है, वो इस तकनीक का उपयोग करके पुत्र रत्न की प्राप्ति करता है, पुत्र पुत्री जो भी। तो IVF टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद सेरोगेसी क्या है, सेरोगेसी बिल बहुत चर्चाओं में रहता है। तो सेरोगेसी एक्ट की क्या उसमें परिवर्तन किया गया, क्या नया कुछ हुआ है, सेरोगेसी क्या होता है। इस आजकल सेरोगेसी बहुत ही हॉट टॉपिक है भारत में, अगर प्रतिबंधित है, नहीं प्रतिबंधित है, क्या है, इन सब चीज़ों को हम इसके तहत पढ़ेंगे। फिर DNA फिंगरप्रिंटिंग क्या होता है, ये भी पढ़ा जाएगा। क्लोनिंग क्या है अगला, जैसे क्लोनिंग क्या है, क्लोनिंग के क्या गुण है, क्या उससे फ़ायदा है, क्या नुकसान है, हमारे लिए क्लोनिंग कितना अच्छा है, कितना बुरा है, इन सब आयामों पे हम क्लोनिंग पे भी चर्चा करेंगे। फिर स्टेम सेल क्या है। स्टेम सेल एक नई तकनीक है जिसमें आपका सेल डिवीजन और उससे आपके नए अंगों को नया फिर रूप देने में बहुत सारी मदद मिलती है। ये सब स्टेम सेल तकनीक को विधिवत से जब पढ़ेंगे तब हम आपको समझाएंगे। फिर पॉलीग्राफी टेस्ट क्या होता है, झूठ पकड़ने वाला टेस्ट, नाम सुना ही होगा। अभी कौन सा अभी केस जो आया था, हाँ हाथरस केस जो हुआ था, उसमें भी इसका नाम आया था। पॉलीग्राफी टेस्ट कराते हैं, ये अक्सर आते रहता है जब भी कोई बड़ा क्राइम होता है तो इसका नाम आता है। तो क्या है, कृषि क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी का क्या इस्तेमाल है। कृषि क्षेत्र तो आजकल जैव प्रौद्योगिकी पे ही टिका हुआ है। जो भी नई नई फसलें बन रही हैं, जो भी नए नए बीज आ रहे हैं, जो भी नए नए तकनीक आ रहे हैं, उनको बढ़िया करने का, जैसे BT बैगन, BT कपास, धान की नई किस्म, गेहूं की नई किस्में, ये सब उत्पादन को बढ़ाने के जो भी तकनीक है, उन कृषि क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी का क्या इस्तेमाल है। फिर हम लोग पढ़ेंगे टर्मिनेट जीन क्या होता है। टर्मिनेटर मूवी वाला नहीं, टर्मिनेटर जीन है ये पूरा। इसका भी हम पूरा विधिवत क्या एक ओवरव्यू लेंगे। टर्मिनेटर जीन क्या होता है, कैसे उसका क्या है, क्या उससे हानि है, लाभ है। उसके बाद हम जीन संवर्धित फसल के बारे में भी पढ़ेंगे, अभी जैव प्रौद्योगिकी के तहत ही। फिर आजकल एक बहुत ही ज़्यादा चर्चाओं में रहा है, इवन UPSC तक में इसमें क्वेश्चन आया है, CRISPR-Cas9 जो क्या तकनीक है, कैसे कार्य करता है, क्या उसका बेसिक है, ये सब हम देखेंगे। फिर हम देखेंगे 3 पेरेंट बेबी। अभी तक तो बहुत लोग 3 पेरेंट बेबी का क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे वो काम होता है, वो उसका जो भी तकनीक है वो क्या है, और इसका क्या लाभ है, क्या हानि है, क्या ये हमारे समाज के लिए ठीक है, नहीं है, इन सब चीज़ों पे भी चर्चा किया जाएगा। तो ये सब जो हॉट टॉपिक है, जो जैव प्रौद्योगिकी के लिए हमेशा ही एग्जाम ओरिएंटेड रहता है, और एग्जाम में इस तरह के इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए दिन देखने को मिलते हैं। तो मैं आपको एक बता रहा हूँ कि ये हम इन सब चीज़ों का अभी आगे विधिवत अध्ययन करेंगे जैव प्रौद्योगिकी के तहत। तो आप समझ गए आज की विज्ञान प्रौद्योगिकी क्या है, उसमें उसके कितने सारे भाग हैं, जैव प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, सूचना, ऊर्जा, नैनो, रक्षा। फिर उसके बाद अब आपने अभी पढ़ा कि जैव प्रौद्योगिकी की कितनी शाखाएं हैं, उन शाखाओं के नाम क्या है। जैसे
वाइट, ग्रीन, येलो, ग्रे, ब्लू, इन शाखाओं के तहत कौन कौन चीज़ों, किस किस चीज़ों का अध्ययन किया जाता है, उनका अध्ययन की जो भी तरीके हैं, जो भी उनके भाग हैं, उनका आपने अध्ययन किया। फिर मैंने आपको बता दिया कि हम आगे क्या क्या अभी पढ़ेंगे जैव प्रौद्योगिकी के तहत। तो मुझे लगता है कि आपका एक जैव प्रौद्योगिकी को लेके एक बेसिक समझ तो बनी गई होगी कि अभी हम आपको क्या क्या पढ़ाने वाले हैं। तो ये आपका एक बेसिक ढांचा है। इसके अलावा भी आपको मैं कुछ और टॉपिक के से गो थ्रू कराता हूँ कि दो चार और पॉइंट्स हैं जिन पे मैं आपको अभी पढ़ाऊंगा कि क्या है। दो कुछ मिसलेनियस टॉपिक हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, उसके बारे में भी हम अभी देखेंगे। कुछ कुछ बीच बीच में मैं मिसलेनियस डालते रहता हूँ ताकि सारी चीज़ों को समेटा जा सके। ठीक है, तो आप मिसलेनियस के तहत आज पढ़ने वाले हैं 5G। 5G तकनीक तो ऐसे भी आजकल बहुत चर्चाओं में रहा है। 5G क्या होता है, 5G कैसे काम करता है, 5G क्या उसका है, 5G ई स्वास्थ्य और विकिरण प्रक्रिया द्वारा खाद्य संरक्षण, ये 3 टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगा अभी। तो 5G, जी मतलब जनरेशन, 5वीं जनरेशन की जो संचार तकनीक है उसको ही 5G कहते हैं। इससे पहले अभी हम लोग 4G पे हैं। 4G तकनीक, 4G LTE हम लोग यूज कर रहे हैं। अभी हम पूरी तरह से 4G ही ठीक से यूज नहीं कर पा रहे हैं पूरे देश भर में, लेकिन सरकार 2020 में एक नई समिति बनाई है जो 4G 5G तकनीक को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा, उसका कैसे प्रयोग होगा, उसकी तकनीक क्या होगी, उसको कैसे उसके नेटवर्किंग का इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये एग्ज़ाम के लिए 5G काफ़ी, और वैसे भी हुवई विवाद जो है दुनिया भर में चर्चा का विषय रहा ही है। तो 5G तकनीक को समझना बहुत ही ज़रूरी है। इससे पहले हम आपको बता देते हैं 1G 2G 3G 4G, इसके पहले 4G आ चुका है। तो 1G टेक्नोलॉजी जो था 1984-85 के समय हम लोग इस्तेमाल करते थे। उसमें जो स्पीड हुआ करता था 2 kbps तक, हम उस समय 1G में स्पीड था, इतने तक का डाटा ट्रांसफर। डाटा उस समय था नहीं, कॉल की सुविधा ज़्यादा होती थी। और जो 2G था उसमें 14.4 से 64 kbps तक की स्पीड। 2G कॉल सुविधा को सबसे ज़्यादा क्रांतिकारी उसमें बदलाव 2G तकनीक ने ही लाया था, जब हम लोग BSNL वगैरह का सिम इस्तेमाल करना शुरू कर दिए थे नॉर्मल फ़ोन्स में। उसके बाद आता है 3G, यहाँ से अब डाटा का खेल शुरू हो जाता है। 3G तकनीक में 2 Mbps तक का स्पीड, Mbps तक की स्पीड थी। इसमें हम लोग धीरे धीरे थोड़े बहुत डाटा का इस्तेमाल होने लगे। अभी डाटा काफ़ी महंगा हुआ करता था। फिर आया 4G तकनीक, जियो ने इसमें क्रांति ला दी। इसमें लगभग 200 Mbps तक की स्पीड कंपनियां देने लगी, मैक्सिमम स्पीड, इतने तक का डाटा ट्रांसफर होने लगा था। अब 5G आ रहा है जिसमें लगभग 1 Gbps तक की स्पीड मिलेगी। 5G तकनीक में एक सूचना क्रांति आ जाएगी। हर चीज, इसके लाभ, जैसे 5G तकनीक के क्या लाभ होंगे, 5G तकनीक क्या है ये तो आप समझ गए। और 5G तकनीक के क्या लाभ हो सकते हैं, जैसे इससे एक तो
डाटा ट्रांसफ़र बहुत तेज़ हो जाएगा, एक जगह से दूसरे जगह पे डाटा का ट्रांसफ़र करना बहुत ही आसान हो जाएगा और बहुत ही तीव्र गति से डाटा का ट्रांसफ़र किया जा सकता है। डाउनलोडिंग अपलोडिंग स्पीड जो है बहुत तेज़ हो जाएगी। दूसरा इसमें उपयोग हो जाएगा, दूसरा इसका लाभ हो जाएगा, जैसे आप परिवहन सेवा में भी अब 5G अगर आ जाने के बाद परिवहन सेवा में इसका उपयोग किया जा सकता है। जैसे जो सेल्फ स्वचालित जो कार का जो कॉन्सेप्ट है गूगल वगैरह का, वो 5G तकनीक के बाद ही आ पाएगा, क्योंकि जब कोई कार चल रही होगी तो वो विभिन्न टावरों से डाटा ले रही होगी एक साथ, उसकी स्थिति क्या है, आगे कौन सी गाड़ी है, कितना तेज उसे जाना है, कब ब्रेक लगाना है, वो कई सारे नेटवर्क से एक साथ कई सारे उसके पास रिसीवर होंगे, बहुत सारे डाटा को लाने एक उसके पास पहुंचाने का, और उन डाटा को प्रोसेस करके फिर वो कार खुद का निर्णय लेगी और फिर वो चलेगी। तो ये बहुत ही, जब तक आपके पास तेज नेटवर्क नहीं होगा ये इतने सारे डाटा को प्रोसेस कैसे कर पाएगी। तो इसका ये भी एक लाभ है। फिर सूचना क्रांति तो हो ही गई। तीसरा इसका लाभ है अंतरिक्ष, जो भी अंतरिक्ष कार्यक्रम होंगे या फिर जो रक्षा अनुसंधान वाले कार्यक्रम होंगे उसमें भी इसका लाभ है। और चौथा इसका लाभ हो सकता है, जैसे आप इंटरनेट ऑफ थिंग जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो पूरा कॉन्सेप्ट 5G टेक्नोलॉजी पे ही आधारित है। आपके घर की हर वस्तु इंटरनेट से जुड़ी होगी और आप उसका कंट्रोल अपने मोबाइल से कर सकेंगे। आप घर पहुंचने से पहले एसी ऑन कर दीजिए, एसी ठंडा हो गया, घर कार को अभी तो टेक्नोलॉजी अब आना भी शुरू हो गई है, कार में जाने से पहले एसी ऑन कर दीजिए, अपने घर पे अपने ऑफिस में बैठे हुए अपने घर को देख लीजिए, सुन लीजिए क्या हो रहा है वहां पे। तो ये सब टेक्नोलॉजी है। माफी चाहूंगा, फोन बज गया। तो ये सब इसके लाभ है। अब इसमें आगे का क्या रास्ता है, अब आगे क्या करना है अभी बाकी है। तो आगे का जो रास्ता है उसमें सबसे पहले तो ये पूरा 5G टेक्नोलॉजी के लिए ऑप्टिकल फाइबर, जो मैंने आपको पिछली कक्षा में पढ़ाया था, ऑप्टिकल फाइबर की आवश्यकता पड़ेगी। आपको दूर दूर तक ऑप्टिकल फाइबर को बिछाना पड़ेगा, क्योंकि ऑप्टिकल फाइबर के बिना इतना तेज कैसे होगा काम, इतना तेज डाटा ट्रांसफर कैसे होगा ये। तो इसके लिए सबसे पहले तो ऑप्टिकल फाइबर का विकास होगा। आगे का रास्ते में सबसे बड़ी चुनौती है स्पेक्ट्रमों की नीलामी, स्पेक्ट्रम लाइसेंसिंग प्रणाली। इससे पहले भी भारत में स्पेक्ट्रम घोटाला हो चुका है, उसके लिए काफ़ी छीछा लेदर हुई थी, सरकारें भी गिर गई थी। और इसका आगे की राह में 5G टेक्नोलॉजी, इस समय 5G टेक्नोलॉजी पाने के लिए दुनिया में जंग छिड़ी हुई है। दुनिया में कुछ बस गिनी चुनी ऐसी कंपनियां हैं जिनके पास 5G तकनीक है, जिसमें 2 चाइना की कंपनियां हैं और 2 यूरोप की कंपनियां हैं जहाँ तक मुझे याद है, और एक कोई और कंपनी है। लगभग 4-5 कंपनियां ही बस ऐसी हैं जिनके पास जो 5G तकनीक पे कार्य कर रही हैं, जिन्होंने 5G टेक्नोलॉजी का टेस्टिंग कर चुके हैं। जिसमें से आजकल हुआई, जो हर चाइना का मतलब एक तरह से ब्रांड एम्बेसडर हो गया है हुआई। चाइना पूरे दुनिया बस यही उसको, हुआई मेरे यहाँ नहीं आना चाहिए, हुआई से वो हमारे ऊपर निगरानी रखने की कोशिश करेगा। तो ये सब खतरा है। इसके खतरे भी बहुत सारे हैं 5G टेक्नोलॉजी। अब खतरों में अगर आप देखना चाहें तो सबसे बड़ा खतरा है कि सब कुछ जब इंटरनेट से जुड़ जाएगा, तो अगर किसी ने आपके इंटरनेट को हैक कर लिया तो वो आपके घर तक पहुंच जाएगा, मतलब आपके हर डाटा तक वो पहुंच सकता है। तो जब आप टेक्नोलॉजी पे इतने ज़्यादा आश्रित हो जाएंगे तो चीज़ों को आप अपने नियंत्रण, उसकी सुरक्षा कैसे करेंगे। भारत में तो सबसे बड़ी चुनौती है सुरक्षा का। एक आधार कार्ड की सुरक्षा करने के लिए सरकार परेशान है। जब सबका डाटा और सबकी टेक्नोलॉजी सबके पास होगी तो उसकी सुरक्षा सरकार कैसे करेगी। तो और सुरक्षा है। दूसरा इसकी चुनौती है आपका जो निजता का अधिकार है, उस पर भी सेम लगाया जा सकता है। तो 5G टेक्नोलॉजी के लिए इतने सारे पॉइंट्स काफ़ी हैं। लाभ आपको 3-4 मैंने गिनवा ही दिए, और फिर उसकी कुछ चुनौतियां जो मैंने आपको बताई,
फिर क्या हानि है वो भी मैंने आपको बताया। तो इस तरह से आप अगर 125 शब्द का भी आंसर लिखना चाहें तो 125 शब्द का आंसर भी लिख सकते हैं 5G टेक्नोलॉजी पे। और ये सबसे ज़्यादा संभावित है कि इस पे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। अब अगला एक टॉपिक है मिसलेनियस टॉपिक में ई स्वास्थ्य। आजकल कोरोना काल में ई स्वास्थ्य काफी चर्चा में है। सरकार ने भी एक बिल ला दिया था ई स्वास्थ्य के ऊपर। तो ई स्वास्थ्य क्या है? किसी भी इलेक्ट्रॉनिक साधन के माध्यम से स्वास्थ्य संसाधनों और स्वास्थ्य सेवाओं का उपलब्ध कराना ही ई स्वास्थ्य है। मतलब आप फोन में एक डाउनलोड ऐप करते हैं, उसी में डॉक्टर से एक अपॉइंटमेंट लेते हैं, उसका एक मिनिमम चार्ज पे करते हैं। डॉक्टर आपको जो भी डिस्क्रिप्शन उसको लिखना होता है, आपकी बीमारी के बारे में सुनता है, वो आपको एक ऑनलाइन डिस्क्रिप्शन में लिख मतलब दवाई भी बता देता है। आप उस दवाई का पर्ची को ले जाके दवा भी ले सकते हैं। तो आपको शारीरिक रूप से डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। जो भी हुआ वो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ही हो गया। तो ये है ई स्वास्थ्य। तो मैंने क्या बताया आपको कि ई स्वास्थ्य क्या है? इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से स्वास्थ्य संसाधनों और स्वास्थ्य सेवाओं को उपलब्ध कराना ही ई स्वास्थ्य। अब इसके लाभ क्या हो सकते हैं? लाभ, ई स्वास्थ्य के लाभ क्या हो सकते हैं? जैसे भारत में बहुत सारे ऐसी जगह हैं जहां पे अभी तक स्वास्थ्य सुविधाओं की बेसिक स्वास्थ्य सुविधाएं भी नहीं पहुंच पाई। उन जगहों तक लेकिन संचार सुविधाएं तो पहुंच गई हैं। तो उन जगहों पे स्वास्थ्य सुविधाओं को पहुंचाने के लिए अच्छे स्पेशलिस्ट डॉक्टरों द्वारा सलाह लोगों को दिया जा सकता है। इसका सबसे बड़ा इस्तेमाल किया जा सकता है बच्चों के जो मृत्यु दर है, जीवन प्रत्याशा जो छोटे बच्चों का है, उसको भी सुधारने में सरकार इसका इस्तेमाल करने का सोच रही है। पहला तो ये लाभ हो गया। फिर दूसरा, आधारभूत संरचना जहां नहीं है वहां तक ये पहुंचाया जा सकता है उसके विकल्प के रूप में। फिर तीसरा इसका लाभ है मरीजों का एक रिकॉर्ड रखने में सहायता मिलेगी। कोई बड़ा हॉस्पिटल, उसमें कितने मरीज आ रहे हैं, इन सब का रिकॉर्ड तो रखा जाता है, लेकिन एक क्लाउड का निर्माण कर दिया जाए, वहां सारे मरीजों का डाटा हो कि कैसे उनके पुराने इलाज क्या हुए हैं, और उस इलाज को ध्यान में रखते हुए अगर अचानक कोई इमरजेंसी आ गई तो डॉक्टर कैसे आगे का इलाज कर सकता है। अगर किसी को, मान लीजिए किसी को शुगर है, उसका एक्सीडेंट हो गया, तो डॉक्टर उसका नाम डालेगा, उसका एक कॉमन नंबर होगा वो डालेगा, फिर पता चल जाएगा इससे पहले उसने क्या क्या इलाज कराया था। तो उस हिसाब से उसका आगे का ट्रीटमेंट करना भी आसान होगा। और एक और लाभ लिख सकते हैं, रोग प्रसार में जो जागरूकता है उसको बनाए रखने के लिए, जागरूकता बढ़ाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे क्या हानि भी हो सकती है भाई। जब कोई लाभ है तो हानि भी हो सकती है। तो इसके हानि के रूप में मेरे ख्याल से हानि इसका कम है, लेकिन हानि लिख सकते हैं कि ये आपका निजता, वही फिर निजता जो आ जाता है कि किसी को क्या बीमारी है, उस कौन सा इलाज करा रहा है, इस पे अगर कोई देख सकता है, अगर उसका हैक कर लिया जाए, वो कितना सुरक्षित है, वो अपने डाटा को दे रहा है, अपने बारे में जानकारी शेयर कर रहा है, तो वो कितना सुरक्षित है। तो ये इसकी हानि है। अगर कोई सीरियस केस हो गया क्या, तो उसमें क्या ई स्वास्थ्य सुविधा काम आएगा? नहीं काम आएगा। जहाँ डायरेक्ट डॉक्टर को इलाज करने की जरूरत हो, वहाँ इसकी डायरेक्ट उतना ये इफेक्टिव नहीं है। प्राथमिक स्वास्थ्य के लिए तो ठीक है। आपको मान लीजिए सर्दी खांसी हो गई, आप कोरोना का समय चल रहा है या फिर बुखार है, तो ऑनलाइन डॉक्टर से बात किया वीडियो कॉल पे, और आपको उसने दवाई लिख दिया और आप ठीक हो गए। तो इस तरह की छोटी मोटी समस्या जिसको आपको हॉस्पिटल जाने की लाइन लगाने की जरूरत ना पड़े, तो ये एक प्रधानमंत्री ने जी भी इस पे काफी जोर दे रहे हैं आजकल। तो ये आपको अभी मैंने पढ़ा है ई स्वास्थ्य के बारे में। आप ई स्वास्थ्य क्या है, उसके क्या लाभ हैं, क्या उसकी हानियां हैं। तो अगर ई स्वास्थ्य के ऊपर कोई भी सवाल आता है तो आप इसको टैकल कर सकते हैं। ठीक है,
और एक लास्ट टॉपिक आज आपको पढ़ा देता हूँ मैं, उसके बाद हम आज का चैप्टर यही ख़त्म करेंगे। आगे फिर हम लोग जैव प्रौद्योगिकी के बारे में शुरुआत करेंगे अगली क्लास में। अगला टॉपिक है विकिरण प्रक्रिया द्वारा खाद्य संस्करण। ठीक है, संस्करण की जगह आप संरक्षण लिखिए। ये नई आजकल इस पे जोर दिया जा रहा है। तो विकिरण प्रक्रिया द्वारा खाद्य संरक्षण तो क्या है? इस समय भाभा परमाणु ऊर्जा केंद्र बार्क जो है, भाभा परमाणु ऊर्जा केंद्र जो बार्क है, वो इस पे कार्य कर रहा है कि कैसे विकिरण का एक मिनिमम इस्तेमाल करके, ज़्यादा मात्रा में नहीं, जैसे गामा किरण, एक्स किरण, गामा किरण, एक्स किरण और बीम विकिरण इन तीनों का इस्तेमाल करके कैसे फलों को, सब्जियों को या फिर अन्य पैकेट के सामानों को संरक्षित किया जा सकते। तो इसके तहत बार्क जो है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, वो इस पे काम कर रहा है और उसको जैसे टच फ्री बनाने का एक अच्छा तरीका, क्योंकि इसके तहत इसके में क्या होगा कि जैसे आप एकदम आखिरी जो पड़ाव होगा, पैकेजिंग जहाँ हो रही होगी, वहाँ पे इसको विकिरणों के बीच से गुजारा जाएगा, जिससे उसमें जो सूक्ष्म जीव हैं वो मर जाएंगे, उससे जो होने वाली हानि है उससे बचा जाएगा। आजकल जो खैर इसके कुछ लाभ देखते हैं, इसी में आपको लाभ और हानि, लाभ और चुनौतियां क्या हैं उसको समझा जाएगा। जो लाभ में पहला हो सकता है, पहला लाभ है कि ये एक टच फ्री होगा। जैसे आप मैक्सिमम जितना आदमी से कम छुएगा तो उसमें जीवाणुओं का और संचारी रोगों का होने का खतरा कम हो जाएगा। दूसरा, ये मतलब कीटों के जो पैकेजिंग है, सूक्ष्म जीवाणुओं और फंगसों का नाश करेगा और मैक्सिमम इससे नाश हो जाएंगे। और उसको तीसरा इसका फायदा है, इससे द्वारा जो संरक्षित फल होंगे उसको लंबे समय तक उपयोग किया जा सकेगा, क्योंकि ये मैक्सिमम लंबे समय तक उपयोग इसलिए हो सकेगा क्योंकि ये मैक्सिमम जीवों को मार देता है इस तरह से। और एक इसका लाभ होगा आपका ऊर्जा कुशल भी है। ये नई तकनीक है, कम ऊर्जा आजकल पर्यावरण में ऊर्जा का जो कम इस्तेमाल हो रहा है, उससे भी ये ऊर्जा कुशल टेक्नोलॉजी है, तो इससे ऊर्जा का कम हानि होगा। इसकी चुनौतियां भी हैं कुछ, जैसे इसकी चुनौतियों में लिख सकते हैं आपकी, अभी ये टेक्नोलॉजी बहुत नया है, तो हर जगह इसका इस्तेमाल, छोटे किसानों के लिए इसका इस्तेमाल करना काफ़ी मुश्किल है। दूसरा है कि विकिरण, कई बार विकिरण मानव शरीर के लिए भी नुकसानदेह होता है, पर यहाँ विकिरण की कमजोर विकिरण का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन फिर भी कोई दुर्घटना हो गई तो उससे कैसे निपटा जाएगा, उसके लिए तकनीक क्या रहेगी, उसके लिए प्रशिक्षित लोगों का भी अभाव है भारत में। तो ये सब उसकी चुनौतियों के तहत देखा जा सकता है। तो विकिरण प्रक्रिया द्वारा खाद्य संरक्षण का जो मैंने आपको बताया, उसमें बस इतना काफ़ी है। ये तीन चार जो उसके लाभ हैं और चुनौतियां जो 3-4 हैं, इतना लिखने के बाद ही आपको और ज़्यादा इसमें ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना ही है ये। तो दोस्तों आज के लिए इतना काफ़ी है। अगली कक्षा में हम लोग आपको फिर से कुछ टॉपिक के साथ मिलते हैं, जिसमें जो जैव प्रौद्योगिकी के कुछ जो बचे हुए भाग हैं उनको मैंने आपको ख़त्म करने की कोशिश करूँगा, और जो भी कुछ एक्स्ट्रा जो मिसलेनियस होगा उसको समझाने की कोशिश करूँगा। बाकी
आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को दिखाएं, और हम चाहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हमसे लाभ लें, और अपने कमेंट करके हमें जो कमियां हैं उनको बताएं, और जो भी सुधार होगा हमारे अगले वीडियो में अच्छा सुधार करके आपको बताने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।